स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ और स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी, सभी लोग मौजूद हैं। बंगाल की कुछ खबरें आपको बता देते हैं। बंगाल में जब से ममता सरकार की विदाई हुई है तब से टीएमसी के नेताओं पर आफत आई हुई है। टीएमसी नेताओं पर लगातार पब्लिक का गुस्सा फूट रहा है। कहीं कहीं हमले भी हो रहे हैं, कहीं अंडे मारे जा रहे हैं लोगों के ऊपर। ताजा हमला टीएमसी के सीनियर विधायक मदन मित्रा पर हुआ है और ये देखिए आप, मदन मित्रा की गाड़ी के ऊपर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि ये अरियादाहा इलाका था, वहां का दौरा करने के लिए गए थे कोलकाता में, तब उनकी गाड़ी को लोगों ने घेर लिया। स्थानीय लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए, इनकी गाड़ी के ऊपर अंडे फेंके गए। ये लोग कट मनी के रूप में दिए गए पैसे वापस करने की मांग कर रहे थे। वही तस्वीर लीजिए। हालांकि टीएमसी नेता ने बाद में दावा किया कि हमले के वक्त वो गाड़ी में नहीं थे, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि उनके ड्राइवर के ऊपर हमला जो है वो किया गया। गाड़ी की तस्वीरें ले लीजिए जरा। कमारहाटी के वार्ड नंबर 14 के एक पार्षद के घर के बाहर एक मीटिंग चल रही थी, जहां ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा चलाने वाले कई लोग इकट्ठा हुए थे और ये लोग मांग कर रहे थे कि सालों से जो इनसे कटमनी का पैसा लिया गया है वो लौटाया जाए। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय नेताओं पर अवैध वसूली का आरोप लगाया और इनके खिलाफ नारेबाजी की। विरोध बढ़ता देखकर मदन मित्रा मीटिंग छोड़ करके चले गए। इससे पहले 30 मई को अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हुआ था, वो भी आपने देखा था। लेकिन मदन मित्रा एक बहुत सीनियर एमएलए हैं और इस वक्त जो कुछ भी जितने भी नेता लोग बचे हैं ममता बनर्जी के समर्थन में, उनमें से एक मदन मित्रा हैं और उनके ऊपर भी हमला जो है ये आप अभी देख रहे हैं। तो अब सबकी शामत बारी बारी से आ रही है। पब्लिक के बीच निकलना जो है लोगों का वो दूभर हुआ है टीएमसी के लोगों का। हर्षवर्धन जी, नहीं देखिए, सचमुच ये चिंताजनक इस लिहाज से है कि ये रुक नहीं रहा है और किसी भी स्थिति में ये रुकना चाहिए, चाहे जितना गुस्सा हो, चाहे जो कुछ हो, लेकिन पुलिस प्रशासन को वहाँ ये काम करना चाहिए। अब लेकिन उसका दूसरा पहलू समझ में आता है, क्या इस तरह का काम इन लोगों ने कर रखा है कि लोगों को लगता है ठीक है पुलिस की 2 लाठी पड़ी जाएगी, पुलिस हमें पकड़ लेगी, गिरफ्तार कर लेगी, फिर भी इसने बहुत मेरे जीवन में नरक कर रखा है, हम इसको मारेंगे जरूर, हम इसके ऊपर अंडा फेंकेंगे जरूर। क्योंकि ये वो वाला नहीं है कि किसी को आपराधिक तौर पर कोई, मैं इसको आपराधिक मामले के तौर पर नहीं देखता हूं। ये जितनी घटनाएं हो रही, ये जिस तरह का आक्रोश, जिस तरह का क्षोभ निकलकर सामने आ रहा है, ये उनको परेशान किया गया है। यानी उनका पिछले 15 वर्षों में, और मदन मित्रा का तो अभी हमने इस बीच में भी जब अभिषेक बनर्जी पर हुआ था उसके बाद भी हमने बयान सुना था, और जिस तरह से लोग बोलते थे कि वो लौट के नहीं जाएगा, जिंदा नहीं बचेगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। जनता आज उन सब चीजों को याद किए हुए। फिर भी मैं ये कहूंगा कि शुभेंदु अधिकारी को पूरा पुख्ता इंतजाम करना चाहिए, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को बल्कि कुछ दिन के लिए घर में नजरबंद करिए, क्योंकि ये लोग मानेंगे है नहीं और जनता आक्रोश में इनको अंडे मारने के लिए, पीटने के लिए आएगी जरूर। तो स्थितियां वहां बड़ी खराब थी। और फिर से मैं दोहराऊंगा, देश में तृणमूल कांग्रेस के राज में बंगाल का क्या हुआ, इसको जिन लोगों ने छिपाया, जिन लोगों ने ममता जी की सूती धोती और हवाई चप्पल के पीछे ये सारे अपराध, कुकर्म, लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुए वो छिपाए, वो भी इसके उतने ही भागीदार हैं, ये भी ध्यान में रहे। अब आप देखिए ना, ये कितनी अजीब बात है और कौन हिसाब कर रहा है इस बात का कि लोगों के पैसे लौटाने हैं। एक आध जगह पर हमने देखा तस्वीरें आई, लोग मतलब बही खाता सब कुछ था, मतलब ये सब कुछ रिटर्न में था कि किस किस से कितना पैसा लिया गया है। इतने सीनियर आदमी को भी अगर लोग कह रहे हैं कि तुम भी हमारा पैसा लौटाओ, भाई मंत्री विधायक कितनी बार का मंत्री है। ये शारदा चिटफंड में भी तो इनका नाम था और कोर्ट में केस अभी बंद नहीं हुआ है। कलकत्ता हाई कोर्ट का कहना था कि भाई ये केस बहुत स्लो चल रहा है, अभी तक तो कन्विक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन केस बंद भी नहीं हुआ है, छूटे भी नहीं है। तो शारदा चिटफंड भी इनके खिलाफ है और सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर रखा है। तो वो हिस्सा भी हमको नहीं भूलना चाहिए कि कोई ये, देखिए हम लोग कहते हैं तो 5 बार जीत गया, 6 बार जीत गया, वो बड़ा सीनियर नेता हो गया है, बड़ा रेप्यूटेड हो गया है, वो आदमी तो कभी हारा नहीं है। लेकिन हम पीछे वाला बैगेज भूल जाते हैं कि वो कैसे जीतता था। जहांगीर शेख भी तो जीतता था ना, वो भी तो जीतता था फालतू से ना, लेकिन कैसे जीतता था ये अब पता लग रहा है। तो ये आदमी भी किन किन घपलों और घोटालों में शामिल है, ये तो अभी पता लगना बाकी है। तो जरूर कहीं ना कहीं इसने पैसा ले रखा होगा, जिसके कारण लोग आज इस पर अंडे फेंक रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी को एक आयोग बना देना चाहिए, एक रिटायर्ड जज के माध्यम से, और जितनी वसूली हुई है उसकी एंट्री, कि भाई आप आइए वहाँ पर शिकायत दर्ज कीजिए किसने कितना पैसा लिया,
वो पैसा ले और वहां से सारा पैसा रिलीज हो, इस तरीके से हो ना। ठीक है आपका वैसे ही। इस तरीके से वसूली जिन लोगों ने की उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो, पूरा हिसाब किताब हो, लोगों को बुला के पैसा लिया जाए और लोगों को ईमानदारी से पैसा वापस किया जाए। क्योंकि 15 साल जिस तरीके से इनका लूट तंत्र चला है, तो क्या उम्मीद करते हो कि ये लोग क्या उन नेताओं को देखेंगे तो गले में हार पहनाएंगे कि चलो साहब आप हार गए, अगली बार आपको जिता देंगे? कैंपेन में बीजेपी ने शायद व्हाइट पेपर लाने की बात की। बिल्कुल कीजिए और लेकर आना चाहिए इनके खिलाफ। जिस तरीके से लूटा, ये तो छोटा छोटा मतलब मुझे लगता है विद्रोह है। पूरी जांच होगी तो मुझे लगता है इतना बड़ा स्कैंडल निकलेगा, करप्शन का इतना बड़ा मामला निकलेगा। वो एक जगह नहीं देना ना सर, वो तो हर चीज के लिए पैसा देना है, हर चीज के लिए। और ये डर इतना हो गया कि सांसदों ने कलकत्ता जाने से मना कर दिया। टीएमसी के सांसदों ने जिस तरीके से आक्रोश हो रहा है, इसका मतलब सांसद निधि में भी सांसदों ने पैसा लिया होगा, तमाम तरह से लूट की होगी। अब सांसद कलकत्ता जाने को तैयार नहीं है। आप ऐसी बात कर रहे हैं, कोलकाता जाने से मना कर दिया। कल दिल्ली में आ रहे हैं सारे सांसद, पहुंच गए दिल्ली रात को ही। सारे के सारे सांसद ममता जी से मिलने के लिए। नहीं, स्पीकर साहब से मिलने आ रहे हैं। नहीं ये आपने बात छेड़ दी। ये कई जगहों से खबर आ रही, मतलब आ रही है, कितनी पक्की है मुझे नहीं पता, आप लोग बताएं बेहतर, कि सांसद दिल्ली आ रहे हैं। पहुंच गए सर, हाँ, ये तो पहुंच रहे। तो 20 से करीब उसका सांसद दिल्ली असल आ गए। पर्पस क्या है ये पता लगा जैसे अभी सर ने बात की ना, वो नारदा स्कैम की और क्या नहीं, सॉरी शारदा स्कैम की, तो शारदा चिट फंड की, तो उस पर मामले पर बात होनी चाहिए। और सरकार ने, जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, सॉरी सर को बोला, मेरी गलती थी, मैंने ठीक नहीं सुना था, उसकी वजह से। तो उस पर कुछ करना चाहिए सरकार को। और ये मैं इसको अपराध की श्रेणी में नहीं मानता, जो बिल्कुल हर्ष जी कह रहे हैं, लेकिन गुस्सा है। अब गुस्से को जो लोग जाहिर कर रहे हैं, लेकिन सरकार को भी देखना चाहिए कि एडमिन के तौर पर, एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर कैसे किया जा सकता है। ये तो एक अराजकता ही है ना, मतलब आप गुस्सा कह लें, लेकिन फिर भी अराजकता तो है, तो अराजकता को रोकने की जिम्मेदारी भी सरकार को होती है। लेकिन इसको ये कहते हैं कि ये अपराधी हो गए हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं, उस तरह से नहीं है, उसको गुस्से के तौर पर देखते हैं। नहीं, वो अपराधी है भी नहीं, अपराधी होते तो दूसरी तरह से। अच्छा आगे सर, आगे अंडा फेंकना पीसफुल। एक खबर आई, हमने भी उसके बारे में बात की थी कि ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान से लोकसभा की सीट खाली करने के लिए कहा और यूसुफ पठान ने मना कर दिया। इसके बारे में अब यूसुफ पठान का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा कि मुझसे पार्टी में किसी ने भी सीट खाली करने के लिए नहीं कहा, ना ममता जी ने ना किसी और ने। अच्छा, ये भी कई जगह चल रहा था कि सौरव गांगुली के जरिए यूसुफ पठान को कन्वे कराया गया है। तो सौरव गांगुली ने भी पोस्ट किया है कि मेरी ऐसी कोई बात किसी से नहीं हुई है, ना मुझसे किसी ने किसी को कुछ कन्वे करने के लिए कहा और ना मैंने कुछ किया। तो दोनों ही लोग इससे पीछा छुड़ा रहे हैं। सौरव गांगुली का तो चलिए ये समझ में आता है कि वो क्यों खामखा में बीजेपी की नजरों में ये हुआ है कि भाई मैं कंडुइट था टीएमसी की है तो भाई। अच्छा भाई। और यूसुफ पठान साहब का बोलना जो है वो जरूरी भी था, उनको स्थिति साफ करनी थी। अब इसमें सच कौन बोल रहा है उसकी बात हम लोग करेंगे। आप यूसुफ पठान को सुनिए। आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहता था कि पिछले कई समय से एक न्यूज़ बहुत ही वायरल हो रहा है कि ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान से कहा कि बहरामपुर लोकसभा से उनके एमपी पद से रिजाइन कर दे ताकि वो लोकसभा इलेक्शन लड़ सके वहां से। मुझे ममता बनर्जी ने कभी भी ये बात नहीं की। लास्ट मीटिंग भी हुई थी, वहां पे भी उन्होंने मुझे ये बात नहीं की और ना उन्होंने किसी ऑफिशियल पार्टी के किसी लीडर से ये बात कहलवाई। ये बात सरासर गलत है। देखिए, ये जो इस तरीके की खबरें होती हैं कभी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती। कोई आदमी कभी आके ऑफिशियली तो ये कहेगा नहीं कि हमने कहा यूसुफ पठान से या इनसे कि आप इतना सीट तो खाली यूसुफ कीजिए। पठान को कहना चाहिए था, जब बोल ही रहे थे तो कहना चाहिए था कि यदि ऐसा कोई कहेगा तो मैं तैयार हूं सीट छोड़ने के लिए। मतलब एक जनरली एक ऐसा अगर एक आवाज भी दे ममता बनर्जी। हाँ, ऐसा पॉलिटिकल लीडर ऐसा कहते हैं नॉर्मली। सुना नहीं उनको। नहीं, उन्होंने हर बार ममता बनर्जी की नाम लिया है, आदरणीय नहीं लिखा, कुछ भी नहीं कहा। आदरणीय जिस अंदाज में आदरणीय बात बोलते कर रहे थे, हैं पहले यूसुफ आदरणीय पठान, बोलते थे वो। ये पार्टी के नेता के लिए बात कर रहे हैं। पहले आदरणीय ममता जी बोलते थे। कहते हैं कि यदि कहा मतलब जाता इसका तो मैं 1 मिनट में ये सीट विद्रोह छोड़ है भाई। वो कह रहा है कि तुम्हारी औकात क्या है, मेरे सामने नहीं छोड़ूंगा, जो करना है कर लो। वो साफ साफ कह रहा है। उसकी आप भाव भंगिमा उस आदमी की देखिए, ममता वो बनर्जी तैयार ही जीता नहीं है मानने को कि मैं ममता बनर्जी की वजह से हूं। वो कह रहा है कि मुझे नहीं कहा, ममता बनर्जी ने किसी से नहीं कहा। वरना जो विजय जी ने कहा, ये तो सबसे पहली लाइन थी, मुझे किसी ने नहीं कहा, लेकिन आदरणीय ममता बनर्जी मेरी सर्वोच्च नेता हैं, उनकी वजह से मैं सांसद बना हूं। जब वो कहेंगे तब छोड़ दूंगा। उनके लिए सवाल ही क्या है। लेकिन ऐसी तो कोई बात आई नहीं। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि चाहे जिस जरिए से आए हों, चूंकि सौरव गांगुली मना कर चुके हैं तो उनका ठीक है, उनको और फंसाने की जरूरत नहीं है धर्म संकट में, लेकिन वो ये काम पहले करते रहे।
मतलब सौरव गांगुली बड़े इस मामले में थोड़ा सौरभ जी जिसको कहें संकट के वक्त में धर्म का सहारा लेते हैं। नहीं, अब ये खबर सच रही होगी या नहीं कि ममता जी ने इनसे सीट के लिए उसके बाद सच है ये? मतलब ममता जी ने ना कहा हो, लेकिन उनको ये मैसेज तो दिया ही गया होगा, इसीलिए ये बात मैं कह रहा हूं अगर ये सच नहीं तो ये ऑफर कर देते। और ये 5 दिन बाद ये कहते कि हम ऑफर ये करते कि भाई हाँ तुरंत अभी छोड़ देता हूँ। हाँ सर, हाँ बताइए। कितनी शालीनता से व्यक्ति बात कर रहा है। आप लोग जिसे इसी को कहते हैं ना एट्रीब्यूटिंग मोटिव, जानबूझ करके मोटिव उसमें पढ़ रहे हैं। अब चूंकि पत्रकार हैं आप लोग तो इसलिए आप कर सकते हैं, आप इतनी लिबर्टी दे सकते हैं। मैं उस पेशे से नहीं हूं, इसलिए आप सच बोल सकते हैं। सुबह से शाम तक पॉलिटिकल कमेंट करते हैं। कह रहे सर ऐसे नहीं कीजिए, देखिए मक्खी सामने नहीं निकली जाती। आप बोल तो लेने दीजिए। उन्होंने जितना सवाल मीडिया में आया है उसका उन्होंने जवाब दिया है। उससे दाएं और बाएं, देखिए ये तब भी हो सकता है जब इनको छोड़ने की इच्छा न हो। पता लगे कि ऐसा उन्होंने कह दिया और फिर उधर से ऑफर आ गया तो ये बड़े धर्म संकट हो जाती है। तो स्वाभाविक थोड़ा इस पर्सपेक्टिव से भी उसको देखिए ना कि भाई उस अपने जिसको कहते हैं ना मैंडेट से बियॉन्ड जाकर के बात ना करना, जानबूझ करके बात न करना, ताकि अपने से पता लगे कि ऑफर करे और कोई उधर से कहे कि हाँ छोड़ दीजिए, तो उससे बढ़िया है ना सर। बशीर उस बात को छोड़ दें। हाजी नूरुल इस्लाम की डेथ हो गई है बशीरहाट से, टीएमसी के सांसद की, तो उसके लिए तो चुनाव होना ही 6 महीने के अंदर। वहां पर भी 50% के करीब मुसलमान है। अगर ममता बनर्जी को लगता है तो बशीरहाट से वो चुनाव लड़े, लोकसभा चली जाए, सीट खाली हो गई है। ये खबर ममता जी की लेकर नहीं है ना, ये खबर तो यूसुफ पठान साहब को लेकर है। और ममता जी 2 बार हार गई, इसका मतलब ये थोड़ी कहीं जीतेंगी नहीं। हाँ, और वो तय करेंगी तो विधानसभा चाहे लोकसभा, लेकिन अब तो विधानसभा नहीं जाएगी सर, वो पार्टी पूरी चली गई, विपक्ष का नेता नहीं बन सकती। आप लोग सब मिलकर के एक बार इस दृश्य का आप लोग आकलन कीजिए कि ममता जी लोकसभा पहुंच जाती हैं तब कैसा नजारा रहेगा। क्या हो गया? अभी कौन सी चलती है सर संसद? नहीं और नहीं चलेगी। मैंने तब कैसा नजारा? कोई नजारा नहीं रहेगा। जैसे वो संजय सिंह और कौन कौन सारे लोग चढ़ गए थे मेज पे और सब कुछ किया था, वैसा ही नजारा होगा इसमें। नहीं, नजारा दूसरा होगा सर। सर नजारा दूसरा होगा। ममता बनर्जी लोकसभा में होगी और टीएमसी की संसदीय दल की नेता होगी दस्तीदार, वहां पर कोकिला बेन होगी और सारे लोग अलग बैठेंगे। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी 2 अलग बैठेंगे और बाकी सारे सांसद अलग बैठेंगे। ये नजारा होगा। अच्छा, तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी कुछ और खबरें, बगावत, टूट फूट, अभिषेक बनर्जी की लीडरशिप पर सवाल, एक के बाद एक बयान और इसके बीच एक और इस्तीफा। पार्टी के अल्पसंख्यक सेल के सचिव मोहम्मद अजमल सिद्दीकी, इन्होंने सारे पदों से प्राथमिक सदस्यता से पार्टी के इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी लीडरशिप खासकर सांसद अभिषेक बनर्जी के ऊपर तानाशाही रवैये का आरोप इन्होंने लगाया और कहा कि पार्टी में केवल बदनामी और भ्रष्टाचार बचा है। टीएमसी मुसलमानों को बेवकूफ बनाने वाली पार्टी है और बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों के मन में डर और खौफ डालकर राजनीति करती है। ये माइनॉरिटी सेल के सचिव हैं, पता नहीं कब से है, लेकिन इनको नया नया ज्ञान प्राप्त हुआ है। सुनिए। मैंने ये सिद्धांत लिया हूं कि ये पार्टी में सिर्फ बदनामी के सिवा कुछ भी नहीं है। इसमें जितने भी पार्टी के लोग हैं, मैक्सिमम लोग देखिए कि कोई अंडा ये वो, कभी ये अरेस्ट वो अरेस्ट, ये गंदगी अब उभर के सामने आ रहा है और भी आएगा। जो भी पार्टी खत्म हो रहा है सिर्फ एक ही आदमी की वजह से, अभिषेक बनर्जी की वजह से। उसका डिक्टेटरशिप, उसका इतना ज्यादा जुल्म, हम लोगों ऊपर भी 12 साल 13 साल पहले फॉल केस दिया गया, पैसा का डिमांड किया गया। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, विनय मिश्रा के थ्रू से केस दिया गया और केस भी दिया जाता है, पार्टी में पोस्ट भी दिया जाता है, झंडा भी थमाया जाता है। ठीक है, आज अभिषेक बनर्जी को गाली देना जो है बड़ा सबसे आसान काम है, आप दीजिए। वो आदमी ने नहीं पार्टी के लोगों के साथ ये जितने लोग हैं इनका कोई दीन ईमान नहीं है, बड़े घटिया किस्म के लोग हैं। जब आपका नेता किसी मुश्किल में हो, अभिषेक बनर्जी तो जो भी गुंडों को पाला, अपराधी पाला, उस सब के ऊपर तो हम लोग रोज कह ही रहे हैं, लेकिन ये भले लोग नहीं है। ये बड़े ही मतलब इनके चरित्र में कोई रंच मात्र भी कुछ बचा नहीं है, बहुत गिरे हुए लोग हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जिस तरह से ड्रामा कर रहे हैं, मतलब 13 साल पहले का थप्पड़ अब याद आ रहा है, तब तक नहीं था, आज अचानक याद आ गया 13 साल पहले मारा था।
ये वही हाल हो गया कि आप कुछ हो गया तो कहे कि अच्छा तुम्हारे पिताजी ने एक दिन मेरे खेत में जाते हुए ये कहा था। कमाल है भाई, ये मतलब इनका कोई दीन ईमान नहीं, ये मतलब सही मामले में एक कॉकरोच है, रियल तिलचट्टाज है ये। सर्वाइवर, चट्टा इनको सर्वाइव करना है, चमेलियन बोलते हैं। सर्वाइव करना है। अभी बात हो रही थी, वो अच्छा डिस्कशन हो जाएगा उस पर। कांग्रेस पार्टी के लिए आपने कहा, समीर जी ने कहा ये कि मौका अच्छा है। इस आपदा में और अवसर मौका है। अभी एक मैं नाम भूल रहा हूं कौन सी म्यूनिसिपैलिटी का, सारे टीएमसी के सारे काउंसलर बीजेपी में कांग्रेस में चले गए, सारे के सारे। एमएलए जो टीएमसी के एमएलए हैं वो भी कुछ लोग उसमें से कांग्रेस में जाना चाहते हैं। म्यूनिसिपैलिटी मिल गई, बैठे बैठे एक म्यूनिसिपैलिटी मिल गई कांग्रेस पार्टी को। तो ये वहां पर हो रहा है। ऑब्वियसली जो भी अब टीएमसी में कोई रहना नहीं चाहता, और जो बीजेपी के नजदीक जाते हुए नहीं दिखना चाहता, उसका ऑब्वियस डेस्टिनेशन कांग्रेस पार्टी है। तो ठीक बात है, अगर कांग्रेस में थोड़ी जान लगाए कांग्रेस पार्टी अगर पश्चिम बंगाल में। बस ये है कि राहुल गांधी जी को ममता जी इंडिया गठबंधन का मोह जो है वो छोड़ना पड़ेगा। वैसी बातें करें जैसे चुनाव में करते थे तो बहुत कुछ हो सकता है। जी समीर, निश्चित रूप से जिस तरीके से इस आपदा में जो ममता बनर्जी की पार्टी में जो आपदा है, उसमें अगर कांग्रेस अपने लिए अवसर देखे और अधीर रंजन चौधरी को फिर जिम्मेदारी दे कि प्रदेश में आप सक्रिय हो जाओ। और क्या है कि कई ऐसे मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज बड़ी है जहाँ कर जो विधायक है वो किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना नहीं चाहेंगे। वो इस बात को जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो अगला विधानसभा चुनाव को लिए जितना मुश्किल होगा, अगला लोकसभा चुनाव जीतने में मुश्किल होगा। राहुल गांधी जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, ममता बनर्जी के बाद मुझे लगता है कि बंगाल के मुसलमानों को ये लगेगा कि अब राहुल गांधी दिल्ली में जिस तरीके से लड़ रहे हैं, मुसलमानों के हक की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से लड़ रहे हैं, तो क्यों ना हम राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के साथ खड़े हो जाए। और अगर कांग्रेस थोड़ा जमीनी स्तर पर काम करती है बंगाल में, राहुल गांधी बार बार दौरा करे, प्रियंका गांधी वहां अगर दौरा करे, अपने मुस्लिम नेताओं को वहां पर भेजे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बंगाल में पैरों पर खड़े होने की स्थिति बन सकती है और 29 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कम से कम 4 से 5 सीटें जीतने की स्थिति में आ सकती है। एक आपको और इंटरेस्टिंग खबर बताता हूं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, कई सारे राज्यों में अगले साल इलेक्शन होना है। सिर्फ एक लाइन बोल देना चाहता हूँ। जिस मुस्लिम वोट की बात आप कर रहे हैं वो पहले कांग्रेस के साथ हुआ करता था। जब उसको लगा कि हमारी संभावनाएं सीपीएम के साथ है तो वो सीपीएम के साथ आ गया। फिर उसको लगा, जैसे ही लगा कि हमारे इंटरेस्ट के, दीन के इंटरेस्ट को, मुस्लिम इंटरेस्ट को तृणमूल बेहतर उसके लिए काम कर रही है, तृणमूल के साथ आ गया। आज जाकर के जो समीर जी कह रहे हैं बिल्कुल पुख्ता कह रहे हैं, केंद्र से लेकर के जमीन तक, राज्य तक कांग्रेस पार्टी जो मुस्लिम लीगी जो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो गलत नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि हमारे हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी है काम कर रही, इसलिए ये सारे के सारे शिफ्ट वोट। अभी आप अगली खबर पर आप क्या रिएक्शन देंगे, मुझे दिलचस्पी है जानने में। विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी ने इंटरनल एक प्रयोग किया, दलित मुस्लिम एकता। दलित मोर्चा है पार्टी का, माइनॉरिटी मोर्चा है, दोनों के जो हेड हैं उन्होंने ये बैठक आयोजित की। कल नई दिल्ली में इंदिरा भवन में पार्टी के मुख्यालय में दलित अल्पसंख्यक एकता बैठक हुई, जिसमें दलित और मुस्लिम समाज के लोगों को एक साथ जोड़ने का मंत्र दिया गया। चुनाव में नए समीकरण बनाने की कोशिश है। दलित और मुस्लिम पहले कांग्रेस के कोर वोटर्स हुआ ही करते थे, लेकिन 2014 के बाद से दलित वोट धीरे धीरे बीजेपी के साथ जुड़ता चला गया। मुस्लिम वोट अलग अलग पार्टियों में बढ़ता आया है। अब जैसे भी कह रहे थे कि उसको अब कांग्रेस की तरफ एक बार वो फिर से देखने लगा है। देश में करीब 17% दलित वोटर्स हैं और करीब 15% मुस्लिम वोटर्स हैं। राहुल गांधी 17-15 ये 32% वोट की तरफ वो देख रहे हैं। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लमैटिक बात है वो ये कि ये प्रयोग खास तौर पर या तो बिल्कुल दलित वर्ग का, दलित नेताओं का वो सेक्शन जो एक सेंस में अतिवादी है, या तो वो ऐसी बातें करता है, या फिर मुस्लिम धार्मिक नेता इस किस्म के बातें किया करते हैं कि मुसलमानों को दलितों का साथ लेना चाहिए। उनका इंटरेस्ट ये होता है कि भाई हिंदू चंक में से दलित जो है वो आसानी से टूट सकता है, निकल सकता है बाहर, तो वो ये प्रयास करते हैं। कांग्रेस जैसी मेन स्ट्रीम पार्टी ये अगर प्रयास कर रही है, मुझे तो ये खबर मुझे प्रॉब्लम नजर आई। जी त्रिपाठी जी, ये देखिए एक बात, मतलब मैं पिछले कुछ समय से इसको ऑब्जर्व करते हुए कह रहा हूं कि ये समीकरण समय के साथ तैयार हुए थे। ऐसा नहीं है कि मुलायम सिंह यादव ने एमओआई बना दिया था, या लालू प्रसाद यादव ने एमओआई बना दिया था, या मायावती ने डीएम दलित और मुस्लिम बनाया। ऐसा नहीं हुआ था। हुआ क्या था, एक राजनीतिक समीकरण बने, जिन राजनीतिक समीकरणों में कहीं यादव कहीं दलितों को लगा कि अच्छा ठीक है हम ये मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट कर सकते हैं जो विनिंग कॉम्बो है। लेकिन
जैसे कहते हैं ना कि पानी बड़ा बह गया है, अब वहां अगर आप कोशिश करेंगे वो खोजने की तो वो नहीं मिलेगा। ये सब बहुत पुराना आइडिया है जिसका अब समय नहीं रहा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो पहले देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने दलितों में, पिछड़ों के हर वर्ग में, पिछड़ी जाति कहने वाले, फिर मैं एक बार डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरा बस चले तो आज अगला पिछड़ा खत्म कर दो। अगला पिछड़ा होना चाहिए। बोलने में बुरा लगता है, सुनने में बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, नेता पार्टियां सब पिछड़ा बनना चाहती है तो इसलिए बोलना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें जो अपनी सेंध लगा दी है ना, उसकी कल्पना इन लोगों को अभी भी नहीं है। अभी भी ये सोचते हैं कि नहीं ये तो वही है जो सिर्फ ब्राह्मण बनिया पार्टी है। अरे भाई, वहां वो उनके नेता बैठे हुए हैं, वहां उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, वहां उनके समाज के भीतर अलग अलग जनप्रतिनिधि हैं, वहां से निकालकर वो पार्टी में पदाधिकारी हैं। अब उसके बाद आप ये प्रयोग करेंगे तो असफल होने वाले हैं। दूसरा, एक और चीज बार बार कही जा रही, राम मंदिर बन गया, राम मंदिर में किसी को कोई रोक नहीं है, कहीं किसी मंदिर में कोई रोक नहीं। अब वो जो दलित समाज का व्यक्ति है, जब वो मुख्य धारा में आपका आ रहा है तो आप कह रहे सुनो यहां से हटो और तुम मुसलमान के साथ खड़े हो जाओ, यादव जी हो, अच्छा हटो मुसलमान के साथ खड़े जाओ। उसको ये बहुत बुरा लग रहा है। मैं ये अपनी पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन पिछले कुछ समय से मुझे दिख रहा है और मैं लोगों से बात करके कह रहा हूं, जो यादवों के बीच में बातचीत है, जो आप दलितों से बात कीजिए, जो एक्सट्रीम लोग हैं जिनको टीवी पर दिखना है, जिनको रील बनाना है, जिनको कुछ, उनके लिए ठीक है। बाकी वो अब इस चीज से चिढ़ता है कि आप उसको मुसलमान के साथ क्लब करके देखें, यादव और दलित। ये मैं लगातार ये बात कह रहा हूं। ओवैसी जी का नारा भी यही तो है, मीम भीम का नारा देते हैं, नहीं हो पाता है ना, अब उनको चिढ़ाते हैं। सौरभ, यदि ऐसा होता तो 2024 के परिणाम ऐसे नहीं आते। मैं बार बार फिर जिक्र कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये प्रयोग कोई आज का है, ये जिन्ना के समय से ही ये प्रयोग चल रहा है। और आपको याद होगा कि जोगेंद्रनाथ मंडल जो है वो चले गए थे, जैसे हमारे यहाँ BR अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर बने थे और वहाँ पर चले गए। तो ये कोशिश शुरू से रही है कि जब से सत्ता लगा कि कांग्रेस के हाथों में आ गया, मुस्लिम लीग ने हमेशा ये कहा कि दलित और हम साथ साथ हैं, हमारी तुलना भी दलितों के साथ की जानी चाहिए, हम भी उतने ही हैं। और ये कॉम्बिनेशन पूरा करने की कोशिश की जाती है कि अरे ये तो पूरा ब्राह्मणवाद है, ये भारतीय जनता पार्टी तो मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है, तुमको इतना हजारों साल से शोषित करके, इतनी बड़ी पार्टी तो सबको जोड़ो ना, पूरे 100 की बात करो। तो कांग्रेस पार्टी इस पर काम कर रही है और परिणाम आना ना परिणाम आना एक अलग है, लेकिन काम कर रही है, क्योंकि ये बड़ा नैरेटिव चलाने की कोशिश होती है, विश्वविद्यालयों में होती है, अखबारों में होती है, सब जगह बुद्धिजीवी इनके लिए काम कर रहे हैं भाई। जी सर, देखिए ये सब समीकरण जो बनते हैं वो क्यों बनते हैं, पहली बात ये सर। एक तो ये मैं बताऊं, इसमें बड़ा डेवलपमेंट है कि एक बड़ा सम्मेलन कांग्रेस कर रही है दलित मुस्लिम का। ये तो कल बैठक हुई है छोटी, ये बैठक इसलिए हुई है कि एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने वाली है कांग्रेस दलित मुस्लिम का दिल्ली में। वो तो मतलब एक खबर के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये बनते क्यों हैं समीकरण और बिगड़ते क्यों हैं? कुल मिला के कोई भी हो, मुस्लिम हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, अपर कास्ट हो, यादव, वो सब लोग आप कैसे इग्नोर कर रहे हैं उनको। यदि उसको कोई भी कम्युनिटी को कोई पार्टी के लिए लगता है कि वो उसको नज़रअंदाज कर रही है तो वो फिर अपने नई रास्ता तलाशते हैं। इसको वहाँ से शुरू करें जहाँ कांग्रेस के वोट बैंक से कि मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण भी कांग्रेस का वोट बैंक था, नारायण दत्त तिवारी तक, कमलापति त्रिपाठी तक और सब लोगों तक। लेकिन जब कांग्रेस ने उनको इग्नोर करना शुरू किया तो वो ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के पास आने गए, और वो ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को जिस दिन लगा के इग्नोर कर रहे हैं वो बीएसपी के साथ भी चले गए, तो दलित ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन भी बन गया वहाँ पर भी। तो इसलिए ऐसा नहीं है, कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही है कि ये इनको, वो अपने जो पुराना वोट बैंक है उसको वापस लाने की एक एक्सरसाइज कर रही है। लेकिन ये ऐसे होता नहीं, आप कह रहे हैं नहीं, यदि ऐसा होगा, क्योंकि अभी दलित जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और वो इग्नोर वहां पे तो मेरे ख्याल से नहीं फील कर रहा, तो इतना आसान काम नहीं होगा।